सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, कि कौन से मेथड है जिसमें हम कोई भी चीज़ का पता लगाया जा सकता है बिहेवियर का। ठीक है, तो इसके अंदर जिस टाइप से मैंने ये फ्लो चार्ट बनाए हैं, आप भी एग्जाम में इस टाइप से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाओ, फिर उसके बारे में वन बाय वन डिटेल के अंदर लिख कर आओ ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ओके, तो सबसे पहले होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड, देन एक्सपेरिमेंटल मेथड कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करके किसी भी बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। देन आता है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। तो ये वाले जो मेथड होते हैं साइकोलॉजी के अप्लाई किए जाते हैं क्लिनिक्स के अंदर या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके बाद आता है सर्वे मेथड कि वन बाय वन उनके पास जाएंगे, पूछेंगे इस टाइप से। ठीक है, जेनेटिकल और डेवलपमेंटल मेथड भी कुछ होते हैं। तो ये तो था इसका फ्लो चार्ट। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने इसका फ्लो चार्ट पढ़ लिया है, अब हम इसको डिटेल में वन बाय वन सभी मेथड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू लुक विद इन, मतलब कि खुद के अंदर झांकना। हम किसी को दूसरे को देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि उसको कितना पेन हो रहा है या क्या उसको हो रहा है, तो वो खुद ही अपने आप को बताएगा। तो उस मेथड को कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ओके, मीन्स टू लुक विद इन। इसके अंदर वो खुद की इंटरनल परसेप्शंस को बताता है, मतलब सेंसरी ऑर्गन को यूज करके खुद में जो इंटरनल फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, वो खुद के बारे में खुद से ही बताएगा, हम उसको नहीं देख के बता पाएंगे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड होता है साइकोलॉजी के अंदर। स्पेशली इसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो क्लाइंट है या फिर जो भी, फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट की बात करें तो वो पेशेंट खुद से ही अपने जो भी उसको दिक्कत है, परेशानी हो रहा है, वो खुद से ही बताएगा। ठीक है, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो गया। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो ऑब्जर्व करता है खुद के ओन मेंटल स्टेटस को, मतलब कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, क्या वो लॉजिकली थिंक कर पा रहा है, सोच पा रहा है अच्छे से। ठीक है, बाय यूज ऑफ ओवन वंस मेमोरी, अपनी मेमोरी को यूज करके वो अपने बारे में बताएगा, मतलब उसका जो मेंटल हेल्थ स्टेटस है या जो भी प्रोसेस है वो उसको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें, मान लो हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है। ठीक है, ऑपरेशन हुआ है उसका, तो जैसे ही वो अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करेगा, मतलब कि वो जैसे ही होश में आएगा तो डॉक्टर उससे पूछेंगे कि आप अभी बेटर फील कर रहे हैं। तो वो जो पेशेंट होगा वो रिकॉल करेगा कि उसके साथ क्या हुआ था, जैसे होश में आने के बाद उसको पता चलेगा ना उसकी सर्जरी हुई है, तो उसको पता चलेगा तो वो बताएगा येस आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ठीक है, तो वो कैसे बताया, वो खुद से इंट्रोस्पेक्शन मेथड से उसने बताया, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। ओके, तो सभी मेथड के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं। ठीक है, सो इंट्रोस्पेक्शन मेथड की एडवांटेजेस क्या है, अंडरस्टैंड बिहेवियर। इसके अंदर हम किसी भी पेशेंट का या फिर किसी भी क्लाइंट का बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मतलब वो क्या सोच रहा है, क्या थिंक कर रहा है, सब कुछ हम उसके बिहेवियर का पता लगा पाएंगे। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज है। दूसरा है नो एक्सपेंसिव, इसका कोई कॉस्ट भी नहीं है, इजी है, चीप है, कोई रुपए नहीं लगते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से बता रहा है वो, तो कोई ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो होते हैं उसका यूज़ इसमें नहीं होता, मतलब हमें कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह का, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली जो पेशेंट है वो खुद से ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें बता देता है। देन है इसके कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे होंगे जो कि कुछ मंथ्स के हैं, कुछ ईयर के हैं, वो तो नहीं बता पाते फर्स्ट, जैसे कि 1 साल का बच्चा है तो वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से बता ही नहीं पाएगा कि उसको क्या तकलीफ है, क्या है, तो उसके लिए ये लिमिटेशन हो गया ये मेथड। दूसरा है मेंटल डिफेक्टिव्स, कोई अगर मेंटल इलनेस वाले पर्सन है, क्लाइंट है, ठीक है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके अंदर थिंकिंग प्रोसेस सही नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से वो नहीं बता पाएंगे कि क्या उन्हें तकलीफ है, परेशानी है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। सब्जेक्टिवली रिजल्ट वेरीफाई ऑब्जेक्टिवली, मतलब सब्जेक्टिवली ये होता है, मतलब सब्जेक्ट खुद से बताएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट झूठ बोल देते हैं। आपने देखा होगा सीरियल्स के अंदर कि ज़्यादातर जो विलन वाली सीरियल्स में दिखाया जाता है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, वो ठीक होती हैं तो भी वो झूठ बोलते हैं घर वालों से कि हम ठीक नहीं है, ये है वो है। ठीक है, तो इसी टाइप में जो सब्जेक्ट होते हैं कई बार वो झूठ बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसको ऑब्जेक्टिफाई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्टिवली। तो इसकी एक ये भी लिमिटेशन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में विटनेस वगैरह अगर क्राइम वगैरह केस में तो वो लोग झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ आते हैं, सम पर्सन्स में बी
मे नॉट बी ईजी। अच्छा, कुछ पर्सन के लिए क्या नहीं होता ये मेथड सेल्फ ऑब्जर्वेशन का, मतलब वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता है, कई बार उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो कुछ पर्सन के लिए ये जो मेथड है वो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका मीनिंग और उसके कुछ एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, करते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड को। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है टू लुक आउटसाइड, मतलब कि टू लुक आउटसाइड का मतलब हो गया कि हम उसको खुद से ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जो पेशेंट है मतलब वो खुद से ऑब्जर्व नहीं करेगा कोई भी चीज़ को, हम उसको बाहर से देखेंगे और उसको बिना पता लगाए हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जैसे इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता था, मतलब जो पेशेंट है टू लुक विद इन, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, उसको आउटसाइड से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन के लिए हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को फीवर है तो जो नर्स है वो ऑब्जर्व करेगी, टेम्परेचर लेगी, उसका वाइटल साइंस को मेजर करेगी, साथ साथ में उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, कैसे उसके एक्सप्रेशंस है उसको भी वो ऑब्जर्व करेगी, ताकि पता लगाया जा सके उसको कितना पेन हो रहा है या फिर उसको हेडेक वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया उसका डाटा कलेक्शन का एक ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू इम्पोर्टेंट स्टेप। उसके बाद आता है इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, ये नेचुरल है, मतलब नेचुरली हो सकता है, और क्योंकि इसमें कोई इक्विपमेंट तो ज़रूरी है नहीं, उसको ऑब्जर्व करके वो अच्छे से मतलब देख सकती है, ठीक है। साथ साथ में ये फ्लेक्सिबल भी है, इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। अगर वी कैन से दैट, अगर हम कहीं बात करें, अगर उसको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हम उसमें थर्मोमीटर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव मेथड भी है। उसके बाद आता है मल्टीपल ऑब्जर्वेशन और बेटर रिजल्ट। तो बेटर रिजल्ट के लिए हम किसी भी पेशेंट को बार बार क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा ये एडवांटेज भी है। कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि इफ पर्सन इज अवेयर, मतलब कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो किसी पेशेंट को पता चल गया हम उसको ऑब्जर्व करें, तो कुछ पेशेंट क्या नाटक भी करते हैं, कुछ पेशेंट सीरियसली इल होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन इस टाइप में होंगे कि ऐसा लगेगा वो मतलब कितना ही परेशान है। तो कई बार ऐसे झूठे केसेस भी हो जाते हैं, मतलब कि जो पेशेंट है वो झूठ में ही अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। सो अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब होता है मीन्स टू ट्राई, कोई भी चीज़ को ट्राई करना, या फिर मीन्स वी कैन से दैट पुट टू टेस्ट, कोई टेस्ट को परफॉर्म करना, इसका जो मीनिंग है वो ये होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस टेस्ट को पॉपुलर किसने किया, तो इसका जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो वुंड का रहा है, उन्होंने इस टेस्ट को पॉपुलर किया है। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं इसके अंदर 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले होता है इंडिपेंडेंट, जो कि कोज होता है, एंड जो इफेक्ट ऑफ कोज है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कंट्रोल करते जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है वो इन तीनों जो भी वेरिएबल्स हैं इनको कंट्रोल करने का काम है। तो सबसे पहले अगर हम इसको फ्लो चार्ट में डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब स्टेटिंग द प्रॉब्लम। अगर हमें प्रॉब्लम पता है तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई अगर स्टूडेंट है वो स्मोकिंग करता है, तो जो स्मोकर है उसकी जो हेल्थ है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ स्टेटस दोनों को। तो ये हो गई उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि हमें पता है वो स्मोकिंग करता है, तो हम ऐसे क्या करें, मतलब ये एक टेंटेटिव आंसर होता है किसी भी प्रॉब्लम का, मतलब ताकि उसका जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, या क्या हम ऐसा करें जिसको ट्रीट किया जा सके। तो ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, हमने सोची है या बोली है जो भी है, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करना। देन डिस्टिंक्ट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब समझो। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग क्या है, उसका कारण है। अब जो इफेक्ट क्या है, जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जैसे कि उसका इफेक्ट उसकी हेल्थ पे पड़ेगा डायरेक्टली, आपको भी पता है, तो मेंटल हेल्थ पे भी और फिजिकल हेल्थ पे भी। तो ये क्या हो गए, उसके वेरिएबल्स हो गए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो इस टाइप से किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई की जाती है जो भी प्रॉब्लम है, उसके बाद फॉर्मुलेट किया जाता है जो भी हाइपोथेसिस है उसको,
then distinguish between independent variable and dependent variable. आफ्टर दैट क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब हो गया जो भी पेशेंट है उसके आसपास उसको ऑब्जर्व करते हैं हम, जो भी स्मोकर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ताकि उसको देख पाएँ कि उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो बिहेवियर है वो किस टाइप से है। उसके बाद आता है एनालिसिस। जो एनालिसिस होता है वो तो आपको पता है हम कैसे करते हैं, किसी की कंपैरिजन में ही एनालिसिस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक होता है स्मोकर और एक होता है नॉन स्मोकर। उन दोनों को कंपेयर किया जाता है ताकि हमें पता लगाया जा सके कि इसका पैटर्न क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्टिंग। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि जो स्मोकर है उसकी हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट हुआ है, मतलब जो हाइपोथेसिस है वो ट्रीट हुई है, मतलब कि वो प्रूव हुई है, डिसप्रूव हुई है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे सभी मेथड के हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े हैं, तो इसके भी एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी क्या है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है, ये वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। दूसरा प्रिसाइज होता है और इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, किसी के ऊपर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत टाइम तक उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ये हो गया इसका एक डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्राउड को, मतलब बहुत सारे पीपल या फिर एनिमल्स को एक साथ में रखा जाता है, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, उनके बिहेवियर को स्टडी करने में। तो अगर वो हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन जो सब्जेक्ट है, मतलब जो पीपल है या फिर एनिमल है, उनका जो बिहेवियर है वो क्या है, अब बोर हो गए हैं, वो अब इस मेथड में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी डिपेंड करता है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम तक कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और आगे के जितने भी मेथड्स है, क्लिनिकल मेथड, सर्वे मेथड, जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।